AIBCA टीवी में आपका स्वागत है। और आज के इस ऑनलाइन परिचर्चा में हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में रहे हैं और आज जो है पिछड़ों की धड़कन, इस पिछड़े वर्ग की जो जान बने हुए हैं आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी। इस दबे कुचले वंचित समाज की आवाज उठाने वाला आज कोई दिख नहीं रहा है, तो आज इस माहौल में भी, इस कोरोना महामारी के बीच में आप रात दिन लग करके लोगों के बीच में आवाज उठा रहे हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, जो आज का विषय है वो ये है कि जो आर्थिक आधार है और क्रीमिलेयर का जो नया प्रस्ताव है, इस नए प्रस्ताव को लेकर के जो आरक्षण की जो मूल संकल्पना है उस पर कुठाराघात होता दिखाई दे रहा है। इस विषय पर मैं विचार जानना चाहता हूँ आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी से, जो आज हमारे इस पिछड़े वर्ग की दिलों की धड़कन है। आदरणीय मंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो नया आर्थिक आधार आया है, ये पिछड़े वर्ग के आरक्षण की संकल्पना पर जो है एक तरह से कुठाराघात करता दिखाई दे रहा है। इस पर आपका क्या कहना है सर? प्लीज सर। सबसे पहले तो सभी दर्शक साथियों को और आपको भी ओम प्रकाश राजभर का नमस्कार जी। आज जो केंद्र और प्रदेश में सरकार बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी की है, ये 100% पिछड़े दलित का हिस्सा लूटने में लगी है। पिछड़े समाज के खासतौर से जो सांसद, विधायक, मंत्री हैं, ये गांधी जी के 3 बंदर बन करके वहां बैठे हैं। ना इनको सुनाई दे रहा है, ना दिखाई दे रहा है, ना इनकी जबान खुल रही है। ये गांधी जी के 3 बंदर बने हैं। जो बीपी शर्मा आयोग जो बना है, अभी या तो ये लोग जानते नहीं या पढ़ते हैं तो मानते नहीं, क्योंकि ये बीजेपी के भारतीय झूठ पार्टी के गुलाम लोग हैं। जो पिछड़े समाज के नेता बीजेपी में हैं, इनको ज्ञान नहीं है कि बीपी शर्मा आयोग जो बना है, ये पिछड़ों के हिस्सेदारी को खत्म करने के लिए बना है। इसमें साफ साफ है कि जो खेती में आपकी आय होगी, जो आपके परिवार में नौकरी कोई करता होगा, तो वो सारी इनकम जोड़ दी जाएगी, आपकी एक इनकम बना दी जाएगी। इसके पीछे मंशा साफ साफ है कि जो पिछड़े दलित समाज में, ये पिछड़े समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं, इनको उस आरक्षण की कैटेगरी से निकाल के बाहर कर देना चाहती है बीजेपी सरकार। और जो अशिक्षित तबका है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, अब उसको ये आरक्षण का लाभ कैसे ले पाएगा? इस बात को मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखा, गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखा, रक्षा मंत्री जी को चिट्ठी लिखा, राष्ट्रपति महोदय को चिट्ठी लिखा कि ये पिछड़ों के बल पे बीजेपी की सरकार बनी है। ये अहिर, गडेरी, कुंभी, कोयरी, भार, चमार, मुसहर, धोबी, खटीक, पासी, केवट, बिन, मला, जुल्हा, दुनिया, सारी तमाम जाति के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है। आज जो कुठाराघात पिछड़ों के साथ हो रहा है, ये सरेसर बेईमानी हो रही है, धोखा हो रहा है। पिछड़े समाज के लोग नहीं जागे तो ये समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में अंग्रेजों से भी बदतर गुलामी बीजेपी कराने की तैयारी में है, जिसका जीता जागता उदाहरण मैंने सदन में रह करके देखा कि जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, उनको शुल्क प्रतिपूर्ति पूरा का पूरा मिलेगा। अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को पूरा का पूरा शुल्क प्रतिपूर्ति मिलेगी, लेकिन पिछड़ी जाति का जो 2021 का बजट आया है वो 0 है। वो 0 कर दिया, अब इनको नहीं मिलेगा। इसकी लड़ाई हम सदन से लेकर के सड़क तक लड़ रहे हैं। हो सकता है कुछ इनको मिले, लड़ाई का फायदा मिल जाए, लेकिन शुद्ध रूप से बीजेपी, मैं सत्ता में था तब भी यही बात कहता था कि पिछड़ों की हिस्सेदारी थाने पर नहीं है, पिछड़ों की हिस्सेदारी ब्लॉक पे नहीं है, जिले पे नहीं है, पिछड़ों की हिस्सेदारी चाहे कहीं भी किसी क्षेत्र में नहीं है। आज बड़े पैमाने पर पिछड़ों के साथ हत्या, लूट, गंभीर मारपीट, बलात्कार जैसी घटनाएं पिछड़ों के साथ बड़े पैमाने पर नंबर 1 पर निषाद बिंद, केवट, मल्लाह, कश्यप के ऊपर नंबर 1 पर, नंबर दूसरे पर कुशवाहा, साक्य सैनी, इनके ऊपर हो रहा है। उसी के क्रम में सबसे नीचे एक नंबर पर अगर निषाद बिंद, केवट, मल्लाह, कश्यप है, तो दूसरे नंबर पर कुशवाहा, साक्य सैनी, माली है। तीसरे नंबर पर इसी तरह सब लोग मार खा रहे हैं पिछड़े समाज के। ऐसा नहीं कि कोई बचा हो, सारे लोग मार खा रहे हैं, लेकिन किसी की नींद नहीं खुल रही है। ये पता नहीं 15 लाख रुपया देने का वादा करने वाला नरेंद्र मोदी जी 5 किलो गेहूं और 500 रुपया पे ला दिया। कितनी शर्म की बात है कि 2 करोड़ नौकरी देने के नाम पर आज 17 करोड़ लोगों की नौकरी छीन लिया। अभी 10 करोड़ लोगों की नौकरी जाने वाली है। महंगाई कम करने के नाम पर वोट लिया था। पिछड़े सोचा कि हम गरीब कमजोर लोग वोट दे देंगे तो महंगाई कम हो जाएगी।
महंगाई कम करने के बजाय आप उठा के देखिए, पेट्रोल आसमान छू रहा है, डीजल आजादी के 73 साल में पहली बार पेट्रोल से महंगा डीजल बिका है। और इस सरकार को क्या कहा जाए, हम तो पिछड़े समाज के नेताओं को समझाते हैं कि देखो ये जो कोरोना महामारी है, इस कोरोना महामारी में गरीब को वेंटिलेटर की जरूरत है, पीपीई किट की जरूरत है, मास्क की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, लेकिन बीजेपी को विधायक खरीदने के लिए पैसा है। 900 कार्यालय पूरे देश में बीजेपी ने 3 साल के अंदर 900 कार्यालय बना रहे हैं। 500 कार्यालय इनके 5 स्टार वाईफाई कार्यालय 500 बन के तैयार हो गए हैं और 400 कार्यालय इनके निर्माणाधीन है। ये पिछड़ों को शोषण करने के लिए, पिछड़ों को गुमराह करने के लिए, पिछड़ों का वोट लेकर के ये बीजेपी के लोग पूंजीपतियों का बढ़ावा। आप उठा के देखिए, पूरी बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी पर गुजरातियों का कब्जा। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल गुजराती, ईडी का चीफ गुजराती, सीबीआई का चीफ गुजराती, आपका गृह मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, आपका कारपोरेट घराने सब के सब गुजराती, बैंक का देश का पैसा लूट के भागने वाले लोग गुजराती, देश की संपत्ति खरीदने वाले सब के सब गुजराती, बड़े बड़े ठीका पट्टा कारोबार करने वाले गुजराती। ये पिछड़े समाज के लोग क्या करेंगे? ये पिछड़े समाज के हिस्सेदारी के नाम पर धोखा कर रही है बीजेपी। इसी बात को लेकर के ओम प्रकाश राजभर रात दिन हम लोग लगे हैं कि जल्दी से जल्दी बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी से पिछड़े दलित को न्याय मिले, ताकि इनके भी बच्चे पढ़े लिखे, इनको अच्छी शिक्षा मिले, इनको रोजगार मिले, इनको नौकरी मिले। इनको जो आज इन्होंने 68,607 करोड़ रुपया गुजरातियों का कर्जा माफ किया मोदी जी ने। हम मोदी जी से, योगी जी से, अमित शाह जी से यही झगड़ा करते रहे कि आप अगर उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर रहे हो तो घरेलू बिजली, जो पंखा चलता है, बल्ब जलता है, आप घरेलू बिजली गरीबों का माफ कर दो ताकि उनको भी एहसास हो। लेकिन ये नहीं, आज शिक्षा नीति ले आ रहे हैं, गरीब नहीं पढ़ पाएगा। अब हम शिक्षा नीति में हम बार बार लड़ते रहे योगी जी से, हम लड़ते रहे अमित शाह जी से, हम लड़ते रहे प्रधानमंत्री जी से कि प्राथमिक विद्यालय में जो पिछले साल 1,80,00,000 बच्चे प्राइमरी में पढ़ रहे थे, हमने उनसे कहा था कि आप कुछ न करो, आप जो पढ़ाई, जो पाठ्यक्रम आप कॉन्वेंट में लगाए पढ़ाते हो, वही पाठ्यक्रम आप प्राइमरी स्कूल में चालू कर दो। जो वहां मेज कुर्सी लगाए हो, वही मेज कुर्सी प्राइमरी स्कूल में टाट हटा करके करो। क्योंकि 73 साल हो गए आप टाट पे पढ़ रहे हैं बच्चे, उनका मनोबल दब रहा है। ताकि जो पाठ्यक्रम एक होगा तो हमारा जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का बच्चा, जो गरीब जो पढ़ता है प्राइमरी में, जब वो जाएगा इंटरव्यू में तो भी सीना ठोक करके कॉन्वेंट के साथ खड़ा होकर के बच्चे के साथ वो भी अपनी ताकत के बल पे जवाब दे सकता है। लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को हिस्सा मिले। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक सिर्फ गुलामी करें, ये गुलामी की तरफ ले जाने की तैयारी में बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी लगी है। इसी बात को लेकर के हम रोज समझा रहे हैं पिछड़े समाज के लोगों को कि जागो तभी सवेरा है। हम तो कहते हैं कि वोट हमारा है और राज उनका। आज 52% आबादी पिछड़ों की है, ये 52% लोग जाकर के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना रहे हैं पिछड़ों को। ये अगर आज मोदी जी कहते हैं पिछड़ा के हैं, मोदी जी कहते हैं पिछड़ा के हैं। गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे तब तो अगड़ा थे ना, तब तो अगड़ा थे। जब प्रधानमंत्री बनना हुआ तो तब तो आप पिछड़ा बन करके पिछड़ों को गुमराह कर लिए। अरे मोदी जी, अगर आप वास्तव में मोदी जी मर्द हो तो ओम प्रकाश राजभर को बात मान लो। ये पिछड़ों की हिस्सेदारी हम पूछते हैं, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, एक जिले में इनकी हिस्सेदारी बता दो, एसपी बता दो, इनके सीईओ बता दो, आप इनके दरोगा बता दो। कहां हमको भरमा रहे हो? खाली वोट के लिए भरमाते हो, मत भरमाओ। हम हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे हैं, हमारा मकसद जो है साफ साफ है। मोदी जी, पिछड़ों की आबादी 52% है, 100 में 52 दरोगा, 100 में 52 सिपाही, 100 में 52 बीडीओ, 100 में 52 एडीएम, 100 में 52 डीएम चाहिए, 100 में 52 एसपी चाहिए। तब हमारा कल्याण, तब हमारे समाज का भला हो सकता है। वरना इसी तरह गुलाम बना करके हमको इस बात को लेकर के हम लोग जो है रात दिन मेहनत कर रहे हैं, समाज को समझा रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है सर ये, क्योंकि हमारे लोगों को जानने की आवश्यकता है, पिछड़े वर्ग के लोगों को जानने की आवश्यकता है। जैसे सवाल ये है कि जैसे भारत सरकार का जो एनसीबीसी है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास बना हुआ है, और एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग काउंसिल बनी है जिसने रिकमेंडेशन भी दिया था,
उनको दरकिनार करके जो है बीपी शर्मा कमेटी का गठन करना, क्या ये जो है एक तरह से संवैधानिक चीजों को दरकिनार करने का एक तरीका है कि नहीं? क्या जरूरत थी उसको बीपी शर्मा कमेटी गठन करने की? जी, अगर आप पीछे जाएंगे तो पिछड़े समाज को आरक्षण देने के लिए मंडल आयोग बना जी, फिर वो रद्दी की टोकरी में रहा, फिर दूसरी पार्टी आई तो फिर मंडल कमीशन बन गया, फिर मंडल का काका कालेलकर आयोग, मंडल कमीशन, वो तो बीपी सिंह जी और कांसीराम जी के झगड़े में मंडल कमीशन लागू हो गया। नहीं तो ये अभी देखिए मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण पर बीजेपी, वहां के शिवराज चौहान जो मामा कहे जाते हैं, मर्द हूं अगर तो 27% पिछड़ों का आरक्षण क्यों नहीं लागू करते? ले जाकर के कोर्ट में आप उठा के देखिए बीजेपी का खेल। अभी आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने क्या बयान दिया है, आप उसको देख लीजिए। आरबीआई के गवर्नर ने साफ साफ कहा है कि मोदी और अमित शाह सारे विभागों पर इनका प्रभुत्व हो गया है, किसी का कोई मंत्री का मतलब नहीं, कोई विधायक का मतलब नहीं, कोई सांसद का मतलब नहीं, कोई मुख्यमंत्री का मतलब नहीं, सारे विभागों पर इनका कब्जा हो गया। पैसा निकालना हुआ आरबीआई से तो 3 गवर्नर बदल करके 135 करोड़ रुपया निकाला, वहीं ईडी इनके मुट्ठी में, सीबीआई इनकी मुट्ठी में, सारे विभाग इनके मुट्ठी में। अब राष्ट्रपति, अब सोचिए कि देश के राष्ट्रपति महोदय का क्या हाल है। आज इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश में पिछड़ों के साथ धोखा हो रहा है, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, इस सरकार में बीजेपी में तो ये अपराध, क्या कहते हैं उसको, जो अपहरण तो ये कुटीर उद्योग बन गया है। अभी आपने देखा कुटीर उद्योग, उत्तर प्रदेश की सरकार को मैं क्या कहूं, आप देखिए कि अपराधी और अधिकारी, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी और अपराधी से साठगांठ हैं, उनके यहाँ जाकर के बढ़िया से उनका दावत हो रहा है, उनके अपराधी पुलिस के नाम से रजिस्ट्री कर रहा है। अगर देश के प्रधानमंत्री जी आपके माध्यम से हमारी बात अगर एलआईओ के माध्यम से अगर वहां पहुंचे तो ये हमें चुनौती देता हूं कि पहले उत्तर प्रदेश में पुलिस और अपराधियों के साठगांठ को खत्म करो। जो अपराधी के साथ पुलिस का गठजोड़ है, अगर ऐसे लोग हैं उनको तत्काल बर्खास्त करो, ताकि ऐसे निकम्मे जो पुलिस के अधिकारी बैठे हुए अपराधियों से रिश्वत लेकर के बैठे हैं, उनकी कमाई खा रहे हैं और उनको छूट दिए हुए कि तुम अपराध करो, इस पे अंकुश नहीं लगाया तो 2022 में यही पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और 2024 में मन बनाया हूं 7 समुंदर पार इनको जहाज में बैठा के भेजूंगा और प्राइमरी में 1 से लेके प्राथमिक विद्यालय से लेके हम पोस्ट ग्रेजुएट तक निःशुल्क शिक्षा, कॉपी किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा दिलाऊंगा, निःशुल्क शिक्षा दिलाऊंगा गरीब पिछड़े दलित को। और तो और जो पाठ्यक्रम कॉन्वेंट में है वही पाठ्यक्रम प्राइमरी में भी लागू करा करके छोड़ूंगा, मानूंगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जो बिजली का समान शिक्षा व्यवस्था। जी 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 जी, प्लीज कंटिन्यू सर। ये सर, ये जो बीपी शर्मा कमेटी है इस पर जो है थोड़ा बीपी शर्मा एकदम साफ साफ, ये आप जान लीजिए, हम लोगों को धोखा देने की तैयारी है। मोदी जी एक पिछड़ों के हितैषी नहीं, पिछड़ों के दुश्मन हैं। एक ठीका खाली ये बता दे, बीजेपी का जो बहुत बड़ा भक्त हो वो एक ठीका बता दे, किसी चौहान को, पाल को, बिंद को, केवट को, मल्लाह को, राजभर को, गोंड को, दुसाद को, धोबी को, धरकार को, जोल्हा को, दुनिया को, अंसारी को दिया हो, एक ठेका बता दे, राजनीति करना बंद कर दूंगा। ठेका दिया, अंबानी को दिया, अडानी को दिया, बेच दिया रेलवे। हम नहीं समझ पा रहे पिछड़े समाज के लोग, 23 विभाग बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, एलआईसी बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, 23 विभाग। उसके बाद रोडवेज बस अड्डे बेचने जा रहे हैं, यहां तक कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको बेचने जा रहे हैं। लेकिन ये पिछड़े समाज के लोग जो अंधभक्त बने हुए हैं बीजेपी में, भारतीय झूठ पार्टी में, इनको हम क्या समझावें? इनको हम रात दिन समझा रहे हैं कि तुम अपनी लड़ाई लड़ो, तेरा बेटा सिपाही कैसे बने, तेरा बेटा दरोगा कैसे बने, तेरा बेटा डीएम कैसे बने, तेरा बेटा इंजीनियर कैसे बने, तेरा बेटा मास्टर कैसे बने। तुम इसके विषय में सोचो, तुम मोदी ओम प्रकाश के विषय में मत सोचो, तुम अपने विषय में सोचो। इसके लिए पावर, सत्ता तेरे हाथ में जब होगी, ये सारी सुविधा तेरे पास होगी। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, थोड़ी सी जागरूकता यादव समाज में आई, थोड़ी सी जागरूकता आई यादव समाज में। आज यादव कोई ऐसा थाना नहीं कि जहां ना पहुंच गया हो, सिपाही हो गया, दरोगा हो गया, तहसीलदार हो गया, राजनीति किया तब हो गया। वो किसी के पीछे नहीं भागा, स्वयं खड़ा हुआ। आज उठा के देखिए, चमार भाई कांसीराम जी आए, उन्होंने स्वयं की राजनीति किया और करके दिखा दिया, हर थाने को उन्होंने कर दिया। और यहाँ क्या हो रहा है, ये निषाद, बिंद, केवट, मल्लाह, कश्यप, अभी पानीपत में देखिए 3-3 बच्चों की हत्या हो गई। जब अपराधी को पकड़ने के लिए गांव के लोग जा रहे हैं
यही बीजेपी सरकार ने इतना बड़ा तांडव किया है। मैं तो कहता हूं कि अगर मैं सीएम होता तो पूरे के पूरे जिले के प्रशासन को सस्पेंड कर देता, पूरे जिले को। इस तरह का जघन्य काम। बागपत में 3 कश्यप की हत्या हुई, आपके जौनपुर में निषाद की बेटी के साथ बलात्कार होता है, साक्ष्य छुपा दिया जाता है। वहीं जौनपुर में हत्या होती है निषाद बिंद की, मिर्जापुर में होती है, हमीरपुर में होती है, हजारों हत्याएं हो रही हैं। इसके बाद भी पिछड़े समाज के लोगों की नींद नहीं खुल रही है, चाहे वो राजभर हो, चौहान हो, बिंद हो, केवट हो, मल्ला हो, चाहे गुप्ता हो, चौरसिया हो, हर जाति पिछड़े समाज के और दलित समाज के ऊपर इतना बड़ा अन्याय हो रहा है कि शायद 73 साल की आजादी में इतना बड़ा अन्याय नहीं हुआ है। जो बार बार आप वीपी शर्मा की बात कर रहे हैं, ये 100% पिछड़ों के साथ धोखा होने जा रहा है। क्योंकि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये भी अब उनको क्या कहा अध्यक्ष जी को, मैं कहूंगा तो बुरा उनको लगेगा, ये भी गुलाम बन करके गांधी जी के 3 बंदर की तरह मोदी जी के बानर बन के नाच रहे थे। उनको खड़ा हो जाना चाहिए कि मुझे अध्यक्ष क्यों बनाए, मैं इस्तीफा देता हूं, नहीं रहूंगा तेरे साथ, पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन मर्द नहीं है ये सब, ये मर्द नहीं है ये सब हिजड़े हैं। अगर मर्द होते तो इस्तीफा देके चले जाते कि पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है। अगर वीपी शर्मा रिपोर्ट आई है तो 112 सांसद हैं दिल्ली में, अगर ये 112 सांसद मर्द होंगे तो इस्तीफा देके चले जाएंगे, नहीं तो वापस होगी ये वीपी शर्मा की रिपोर्ट, जो आयोग बना ये वापस होगी। अगर मैं अकेले होता सदन में तो सदन के हम दिखा देते ओम प्रकाश राजभर कि मैं अकेले ही 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को समझा देता कि देखो ये हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ी जाती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि मैं दिल्ली गया नहीं, मैं तो लखनऊ हूँ भाई। लेकिन लखनऊ ही सर अधिकांश जो पिछड़े के संगठन है वो चाहते हैं कि वीपी शर्मा कमेटी को रद्द किया जाए, क्योंकि वीपी शर्मा को पता नहीं वो एक सेक्रेटरी रहे हैं और फिर भी पिछड़ों की दीन दशा को देखने के लिए उनके पास समय नहीं है। उन्होंने 12 लाख जो किया है और आय को जोड़ दिया गया, कृषि आय को जोड़ दिया गया। तो मैं आपके विचारों का स्वागत करते हुए मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि वीपी शर्मा कमेटी का पुरजोर विरोध करने के लिए अपने पिछड़े भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये देखिए, मैं काली पट्टी बांध के यहाँ कम से कम 100 लोगों को बैठाया हूँ। आप देख लीजिए, देख सकते हैं यहाँ 100 लोग बैठे हुए हैं। उठाइए भाई, सब लोग हाथ उठाइए। ये देखिए आपके सामने प्रमाण है, जो हम लोग काली पट्टी बांध करके वीपी शर्मा आयोग का विरोध कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। यही नहीं, आपको मिलेगा कि ये भागीदारी संकल्प मोर्चा जो हम लोगों ने बना रखा है, हम लोग पूरे 75 जिले में, हमारा ब्लॉक का नेता, हमारा विधानसभा का नेता, हमारा जिला का नेता, हमारा प्रदेश का नेता, हमारा देश का नेता, हम लोग सब लोग जगह जगह हम लोग सोशल, जो इनका सोशल है हम फिजिकल का मानते हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काली पट्टी बांध करके हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को बताने का काम कर रहे हैं कि वीपी शर्मा जो आयोग आप बनाए उसको वापस करो, और नहीं तो 2020 में तुझे वापस कर दूंगा, 22 में तुझे वापस कर दूंगा, और 24 में 7 समुंदर पार। मोदी जी ये नोट कर लेना, तूने कहा है मैं फकीर आदमी हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है आपका। मैं इन्होंने कहा है कि मैं फकीर आदमी हूँ, झोला लेके चल दूंगा। तो मैं कहना चाहता हूँ भाई मोदी जी, फकीर नहीं हो जो 10 लाख का सूट पहनता हो, दिन भर में 3 बार बदलता हो, 10 करोड़ का सूट, वो फकीर नहीं है। जिस दिन देश की संपत्ति लेके भागोगे उस दिन ओम प्रकाश राजभर तेरा झोला पकड़ करके रुपया छीन लूंगा, भागने नहीं दूंगा। देश की संपत्ति है, हमारी संपत्ति है, हमारे देश की संपत्ति है। ये काम हम करेंगे। इनको 2024 में 2024 में मन बनाया हूं कि इनको ये हमारी जो वीपी शर्मा आयोग ये वापस करें, नहीं वापस करते हैं तो ये हम लागू नहीं होने देंगे। 22 में उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के बल पे हम सरकार बनाने जा रहे हैं, और दिखाऊंगा सरकार बना करके देखता हूं। मोदी दिल्ली रहेंगे, हम लोग यूपी रहेंगे। एक दिन का कानून यूपी में नहीं लागू होने देंगे। कैसे लागू करते हैं? सर, आपने चर्चा किया कि भागीदारी जो संकल्प मोर्चा के तहत आपके साथ बहुत सारे साथी बैठे हुए मुझे देखे, आपने दिखाया, हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनको दर्शकों का सवाल आया कि ये जानना चाहते हैं कि भागीदारी संकल्प मोर्चा में कौन कौन लोग शामिल हुए हैं। जी, देखिए, पहला तो ओम प्रकाश राजभर जी, दूसरा बाबू सिंह कुशवाहा, तीसरा कृष्णा पटेल, चौथा प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, केवट रामधनी बिन, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान, ये 8 लोग मिलकर के हम लोग इसको शुरुआत कर दिए हैं। अभी हम ऐसे जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के हिस्सेदारी दिलाना जो लोग चाहते हैं, जो बीजेपी को देश से भगाना चाहते हैं, ऐसे सभी साथियों का हम स्वागत करते हैं। वो हमारे मोर्चे में आवे ताकि हम पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की लड़ाई मजबूती से लड़ सके और पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के नौजवानों को
हिस्सेदारी दिला सकें। इस बात के लिए हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा में सबको हम लोग दावत देते हैं कि जो भी चाहता है कि नहीं बीजेपी को हटाया जाए, बीपी शर्मा आयोग को निरस्त किया जाए, तो अभी तो आकाश, मैं तो परेशान हूं कि ये लॉकडाउन नहीं होता तो करोड़ों लोगों को लेकर के मैं कूच कर देता दिल्ली इस बीपी शर्मा आयोग को रिपोर्ट को समाप्त करने के लिए। लेकिन कानून है भाई, सबके लिए कानून है, हम कानून को मानते हैं। इसके वजह से हम गांव-गांव अपने घर में बैठ करके 20 आदमी 25 आदमी काली पट्टी बांध करके फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को बता रहे हैं कि भाई देखो, ये जो आप बीपी शर्मा आयोग बना दिए हो, ये हम लोगों को अब बेवकूफ मत बनाओ। जो तेरे साथ पिछड़ी जाति के लोग हों वो बेवकूफ हो सकते हैं, वो तेरा गुलामी कर सकते हैं, तेरे गुलाम हो सकते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर तेरी गुलामी नहीं करेगा। अपने अधिकार, पिछड़े समाज के अधिकार के लिए, दलितों के अधिकार के लिए अगर मुझे जो कुछ भी करना होगा तो करने के लिए तैयार है। जी, हमारे दर्शक की तरफ से एक सवाल आया है कि वो ये कहे कि जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, जो इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के साथ गुमराह हो रहे हैं, उनको कैसे निकाला जाए, आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दिया जाए जी, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दिया जाए तो गुलाम अपनी बेड़ी की जंजीर तोड़ने के लिए छटपटा उठेगा। जी, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको गुलामों को गुलामी का एहसास कराया जाए, हम लोग कोशिश में लगे हैं। जी जी, वो एक सवाल और पूछ रहे हैं आदरणीय मंत्री जी, कह रहे हैं आदरणीय मंत्री जी, ये आपकी बात से हम सहमत है, लेकिन जो है वो जो बहुसंख्यक जो लोग हैं वो जो है आज भी जो है ज्यादातर जो है उस वाद को ढो रहे हैं, उस मनुवाद को ढो रहे हैं, और उससे बचने का तरीका हमको एक साधारण सी भाषा में बता दीजिए। देखिए, उससे बचने के लिए आपने देखा कि जब सत्ता मान्यवर कांशीराम जी के हाथ में सत्ता गई, मैंने देखा कि सबसे ज्यादा भूत प्रेत और चमार बस्ती में बसते थे, लेकिन सत्ता मिल गई तो सब भूत भाग गए, सब भूत भाग गए, कहीं नहीं भूत रहा। और आज मैं कहता हूं कि जिस परिवार में शिक्षा हो जाएगी, जिस परिवार में रोजगार आ जाएगा, जिस परिवार में ज्ञान आ जाएगा, वो अंधभक्ति से अपने आप दूर हट जाएगा, वहां नहीं रहेगा। क्योंकि जो बात गौतम बुद्ध जी ने कहा, जो बात पेरियार, जो बात आप महात्मा ज्योतिबा फूले ने कहा, जो बात छत्रपति साहू जी महाराज ने कहा, पेरियार रामास्वामी नायकर ने बताया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बताया, महाराजा सुहेल देव जी ने बताया, सभी महापुरुष तो बताते हैं। हमारे लोग इतिहास को नहीं पढ़ते, ये क्या पढ़ते हैं, ये राम रावण की लड़ाई पढ़ते हैं। क्योंकि राम रावण की लड़ाई किसके लिए हुई? नारी के लिए। कौरव पांडव की लड़ाई नारी के लिए, आला उदल इंदल की लड़ाई नारी के लिए, यही सब पढ़ाया जाता है। अरे आप पढ़ाते, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान पढ़ाते तो आज ये गुलाम लोग नहीं रहते। आज ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को खाली जान जाते तो अपने अधिकार के लिए लड़ करके ले लेते, कोई माइकला छीन नहीं सकता था। लेकिन ये नहीं पढ़ा सकते, ये गौतम बुद्ध जी के विचार नहीं बता सकते, ये महात्मा ज्योतिबा फूले के विचार को नहीं बता सकते, ये सावित्रीबाई फूले के विचार को नहीं बता सकते, ये छत्रपति साहू जी के विचार को नहीं बता सकते। इस नाते कि ये विचार अगर बता देंगे तो फिर इनके मनुवाद की गठरी ये पिछड़ा दलित नहीं ढोएगा। अगर ये बता देंगे तो देख के भाग जाएगा। बहुत अच्छा। एक सवाल हो रहा है सर का कि आज कुकुरमुत्ते की तरह उपज रहे छोटे मोटे ये संगठन जो है, ये कहीं ना कहीं पिछड़ों को जो है उस गर्त की ओर ले जाने का ही प्रयास कर रहे हैं। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये कुकुरमुत्ते की तरह जो उपज रहे संगठन कैसे समाप्त होंगे? जी नहीं, देखिए उनका दोष नहीं है। एक कवि ने लिखा है कि खोज खोज अधियार भगावा ऐसे सब अकुलायल बा, पता न पावा दियनी के पियनी तर सार लुकायल बा। कवि ने लिखा है, बहुत सही लिखा है। तो ये उनका दोष नहीं है, वो भी चाहते हैं, वो भी बेचारे चाहते हैं कि जल्दी समाज को कुछ मिल जाए, हमारे लड़ने से मिल जाए। लेकिन स्थिति बस सिर्फ इतना है कि थोड़ी सी समझदारी पैदा कर लें कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीति एक ऐसी चाबी है जिसे सभी बंद दरवाजे खोले जा सकते हैं। इस बात को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने समझ लिया और चाय बेचते बेचते नरेंद्र मोदी सत्ता अपने हाथ में लेके पूरे देश को बेचने लगा। इसी को खाली समझ जाए तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक सवाल और है जाते जाते सर, जो है अभी भी भ्रम बना हुआ है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो है वो सभी पिछड़ों के लिए लाभदायक थी या नहीं थी, तो थोड़ा सा मंडल कमीशन नहीं, मंडल देखिए, मंडल कमीशन की रिपोर्ट सबके हित के लिए थी, लेकिन चालाक लोग, जो भी हमारे पिछड़े समाज के नेता सत्ता में गए, 2001 में जब राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, सामाजिक न्याय समिति बनाई, समिति की रिपोर्ट आई, उसमें बंटवारा कर दिया कि पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा। फिर वो रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में,
ना मायावती जी को दिखाई दिया, ना अखिलेश को दिखाई दिया, ना बीजेपी को दिखाई दिया। फिर जब ये सरकार में हम जाने के लिए जब समझौता हुआ हमारा बीजेपी से, तो हमने बीजेपी के सामने यही प्रस्ताव रखा था कि भाई जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है इसको लागू करो। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सत्ता में आएंगे लागू कर देंगे। उन्होंने कहा शिक्षा में सुधार के, सारी बात मान लिए कि हम सब कुछ करेंगे। जब सत्ता आ गई तो भागने लगे। जब हम लगे दौड़ाने, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक लगे हम पीछा करने कि लागू करो, ये भागने लगे। तो जब देखा होगा कि 2 बार अमित शाह जी लखनऊ आकर के योगी जी से हमारी बीच में पंचायत कराए, सिर्फ सामाजिक न्याय समिति को रिपोर्ट को लेकर के। फिर तय हुआ कि एक राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक रिपोर्ट बन गई। तो चूंकि विभाग मेरे पास था, मैं मंत्री था, मैं भी डंडा लेके खड़ा हो गया और रिपोर्ट जल्दी से जल्दी बनवा के 6 महीने में तैयार करा दिया। रिपोर्ट आ गई, अब योगी लगे भागने कि नहीं हम नहीं लागू करेंगे, अभी त्रुटि है, हमके सही करो, 6 महीने में करो सही। अब उसमें देखिए, आज सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट आज लागू हो जाए तब 5 साल के अंदर हर जिले में बिंद का, निषाद का, मल्लाह का, केवट का, कश्यप का, राजभर का, चौहान का, बिहार का, रजवार का, कबंसी का, सभी जाति के पिछड़े नेता, आपको बता रहा हूं, सभी जाति के पिछड़े बेटे सिपाही बनके, दरोगा बनके, लेखपाल बनके, ग्राम सेवक बनके, स्टोनो बनके, पेशकार बनके 7%, 11%, 3 बंटवारा किया है। ये बंटवारा पुलिस की भर्ती होगी तो लाइन लगा के निषाद, बिंद, केवट, मल्लाह, राजभर, चौहान का अलग होगा। मजबूत जाति का 7%, यादव, कुर्मी और जो गुप्ता, चौरसिया जो मजबूत जातियां उनका अलग होगा, और बीच में जो जातियां हैं तो ये 20% अलग करा दिया, खासतौर से अति पिछड़ों के लिए जो इनका हिस्सा लूटा जा रहा था उसको अलग करा दिया 20%। 100 में 20 सिपाही, 100 में 20 दरोगा, 100 में 20 लेखपाल, 100 में 20 डीएम, ये बनेगा। लेकिन इसको लागू करने से बीजेपी भाग रही है। इसको लागू करने से बीजेपी क्या कर रही है? अमित शाह जी क्या कहते हैं कि यादव वोट नहीं देगा, पटेल वोट नहीं देगा, तो ये खाली निषाद, बिंद, केवट, मल्लाह, कश्यप, राजभर, चौहान पागल है जो आपको वोट देगा। आओ इस बार हम वोट दिलाते हैं, इसी बार तो तुम्हारा बोरा ऐसा भरूंगा कि बोरा लेके भागोगे खाली। जी जी सर, एक सवाल और आया है अभी हमारे दर्शक की तरफ से। वो ये कह रहे हैं कि जैसे मंडल कमीशन लागू हुआ और तुरंत कोर्ट में चला गया, और कोर्ट में जाने के बाद जो है ना वो बहुत दिन तक पेंडिंग रहा। उसके बाद शिक्षा में आरक्षण दिया 2005 में, तो भी वो जो है कोर्ट में चला गया, उसका फैसला 1 साल 1.5 साल बाद आया। और उसी तरह से गरीब सवर्णों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई वो भी कोर्ट में, कि उसका अगले दिन ही फैसला आ गया। ये कौन सी बदमाशी कर रहे हैं? एक साल हमारे सवाल जानना, यही बतिया तो हम समझा रहे हैं ना कि देखिए 72 घंटे में गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण मिल जा रहा है, क्योंकि वो जागरूक हैं। मध्य प्रदेश में जब खाली नोटा दबा दिया 6 लाख, मध्य प्रदेश में बीजेपी को नहीं दिया 6 लाख, कांग्रेस की सरकार बन गई, बीजेपी घबरा उठी। उत्तर प्रदेश में नोटा दबा, कुछ हर कई प्रदेशों में नोटा दबा, तो बीजेपी को लगा कि अब ये हमारे हाथ से जा रहे हैं, तो इन्होंने चट 10% आरक्षण 72 घंटे में दे दिया। ना स्टे, ना कोई कोर्ट गया, ना कहीं कुछ नहीं। अरे पिछड़े समाज के नेता 112 सांसद हैं दिल्ली में, और 131 सांसद शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के हैं। ये दोनों मिलकर खाली आज इस्तीफा दें, कल इनका मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ जाएगा, इनका कोटा जल्दी पूरा करो 6 महीने के अंदर। लेकिन ये नहीं कर सकते। ये तो मोदी के गुलाम बन करके वहां बैठ करके खाली रसमलाई काट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। वहां तो अब कहा बताऊं, वहां ऐसी कैंटीन है ना कि यहाँ हम लोगों को चाय मिलेगी 10 रुपए का, वहां 1 रुपए की चाय। वहां मुर्गा मुसल्ला मिलता है जो है 7 रुपए में, यहाँ खाओगे तो 300 लगेगा। ये लोगों की बड़ी ड्रामा है। इस नाते हम चाहते हैं ये जितने पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के वहां सांसद हैं, मंत्री हैं, ये लोग अगर पिछड़ों का हित चाहते हैं, अगर आरक्षण लागू कराना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को भी मानना पड़ेगा। ये इस्तीफा दे दें, मोदी हाँफने लगेंगे, मोदी हाँफने लगेंगे। आपने देखा मंदिर का फैसला मोदी ने जिस जज से करवाया उसको राज्यसभा बनवा दिया, आपके सामने प्रमाण है ना। जिस जज ने फैसला दिया वो राज्यसभा बन गया। तो हमारे भी फैसले को क्यों नहीं अमल में ले आते? हमारे फैसले क्यों नहीं कराते? खाली आप अपना फैसला कराओगे, हमको आप बेवकूफ समझते हो। अब वो ओम प्रकाश राजभर नहीं है जो आज के 20 साल पहले वाला था। अब ओम प्रकाश राजभर हिस्सेदारी के लिए निकला है। अब डू और डाई होगा, लड़ाई आमने सामने होगी। जी जी, एक दर्शक कह रहे मैं सर्विस करता हूँ और मैं लगभग जो है रिटायरमेंट के कागार पर हूँ, और जो है अब आने वाले लोगों की जो पेंशन खत्म कर दी गई है, मैं ओम प्रकाश राजभर जी से जानना चाहता हूँ सर, जो है ये पेंशन खत्म करने के पीछे क्या लॉजिक था सर? ये हमारे आज के विषय से हटकर सवाल है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ आप यूनिवर्सल जो है पूरे देश को ये गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं, पूरे देश को गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं।
हम आपके माध्यम से हम देश की सरकार से या प्रदेश की सरकार से भी पूछना चाहता हूं, आप पेंशन कर रहे हो, पेंशन बंद कर रहे हो, तो ये जो मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, ये इनका टैक्सवा क्यों नहीं देते हो? करोड़ों रुपया तो तुम खाली सरकार गरीबों के टैक्स से तुम टैक्स भरते हो मंत्रियों का, इसको बंद करो। दिल्ली में मंत्री उनका बंद करो। ये क्यों करते हैं? जिस दिन हमारी सरकार आएगी उस दिन का पेंशन बहाल करूंगा, ये बंद भी करेंगे। सरकार खाली बन जाने दीजिए, हम बहाल करेंगे। उत्तर प्रदेश में जितना पावर है। जी 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 जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारा जो AIBCA टीवी है, दबे कुचले वंचित समाज की आवाज को उठाने के लिए और हमारे पिछड़े वर्ग में जो हमारे सांसद, विधायक और जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं इस दबे कुचले वंचित समाज की भागीदारी दिलवाने के लिए, उनको उजागर करने के लिए, उनके विचार इस टीवी पर प्रसारित करने के लिए रात दिन काम करता है। और आज हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो उन्होंने बड़ी बेबाकी से, बड़े दमदारी के साथ, बड़ी मुस्तैदी के साथ और बड़े दबंगई के साथ जो बात रखी है, मैं उनका स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ जाते जाते एक सवाल और पूछना चाहता हूं सर से। सर, ये तो बात आपकी बिल्कुल दमदार है कि जो उनको उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और हमारा भी उद्देश्य यही है हर जाति को, जो दबे कुचले वंचित समाज है, यानी 52% आबादी है, उस आबादी को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी धन धरती में, रोजी रोजगार में मिलनी चाहिए। मैं आपके इस मिशन के साथ जो साथ में हूँ, और मैं इस भागीदारी संकल्प मोर्चा का भी स्वागत करता हूं, साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से। जाते जाते सर एक बात, क्योंकि 5 मिनट का समय और हमारे पास बचा है, जी ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो भटके हुए लोग हैं, जो इस मिशन से अटके हुए लोग हैं, जिनकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आज हम जो है इस कगार पर चले गए, आने वाले 10 सालों में हमारी पीढ़ी कहाँ चली जाएगी, उस पर 2 मिनट का आप प्रकाश डाल दीजिए। देखिए, हम देश के पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जी, मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूं जिनकी उम्र 13 साल, 14 साल, 15 साल, 20 साल के नीचे है या 25 साल के नीचे, उन नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आप सोचो, आप विचार करो, जब तेरे देश में कोई कारोबार रहेगा ही नहीं, तब तुम गुलामी करना कबूल कर लोगे। उसी स्टेज पे बीजेपी ले जा रही है। इनके सारे विभाग जिस तरह बेचने की तैयारी हो रही, कुछ बचेगा नहीं। तो हमारे पास यहां तक अभी इन्होंने आपके कोविड-19 जैसे महामारी में, लॉकडाउन में कानून बनाया है, 3 कानून खेती पे इन्होंने बना दिया। आप अपनी मर्जी से अब खेती नहीं कर सकते। अब वो भी ठीके पे दे देंगे, वो ठीके वाला आएगा, जैसे हमको कहेगा वैसे हम खेती करेंगे। तो हम नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आप ओम प्रकाश के विषय में मत सोचो, योगी के विषय में मत सोचो, मोदी के विषय में मत सोचो, आप अखिलेश और मायावती के विषय मत सोचो। आप सोचो अपने विषय में कि कल तेरी शादी होगी या तेरी शादी हो गई होगी तो तेरे बच्चे होंगे, शादी होगी, तेरे बच्चे होंगे, तेरे माँ बाप होंगे, उनको खाने को रोटी चाहिए, उनको शिक्षा के लिए, दवाई के लिए पैसा चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा? इसकी बात को लेकर के नौजवानों, मैं आपके माध्यम से नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आप अपनी लड़ाई लड़ो, किसी के चक्कर में न पड़ो। मोदी तुझे वहां पहुंचा दिया है कि शायद जो आंकड़ा आ रहा है, वो आंकड़ा ये कह रहा है कि हमको 40 साल पीछे पहुंचा दिया। तो आप 40 साल आप पीछे चले गए, और जब गुलाम बना देगा तो 100 साल पीछे चले जाओगे। तो इस नाते इस गुलामी से छुटकारा पाओ। बीजेपी आपको गुलाम बना करके अपनी सियासत कर रही है। ये 900 कार्यालय खोल दिया है और 500 कार्यालय इसके बन गए हैं। ये इसी उद्देश्य से बन गए हैं कि पिछड़े दलित नौजवानों को घेर करके, उनको हम समझा के, गुलाम बना करके, इनको धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत पैदा कराएंगे, और नफरत पैदा करा के हिंदू का वोट लेंगे, हम सरकार बनाएंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से आखिरी मैं कहना चाहता हूं, ये बीजेपी, 2 इनके मंत्री हैं, शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, दोनों ब्राह्मण की बेटी से शादी किए हुए हैं। हिंदू के बड़े ठेकेदार प्रवीण तोगड़िया अपनी बहन की शादी मुसलमान के बेटा से किया हुआ है। अभी केरल का मुख्यमंत्री जो बीजेपी का है, उसकी बेटी अभी कांग्रेस के मुसलमान के बेटे से शादी किया हुआ है। ये रोटी बेटी का संबंध करते हैं और हमको नौजवानों को समझाते हैं, भड़काते हैं कि मुसलमान खा जाएगा। 6 साल में एक भी मुसलमान को इन्होंने देश से नहीं निकाला। सिर्फ किया क्या, हिंदू मुसलमान ने गुमराह करके वोट लिया है। इस नाते हम नौजवानों से कहना चाहूंगा कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ो कि आपका बेटा है, आपका भाई, आप कैसे सिपाही बनोगे, दरोगा बनोगे, लेखपाल बनोगे, मास्टर बनोगे, चपरासी बनोगे, कैसे आपको हिस्सेदारी मिलेगी, आपको कैसे अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, कैसे आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी, इसके विषय में नौजवान सोचो, किसी दूसरे के विषय में न सोचो। यही हमारा आखिरी सुझाव हम नौजवानों को देते हुए हम अपनी बारी को विराम देते हैं।
जी जी जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज, जय संविधान। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आज हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आपका कीमती समय है, ये कार्यक्रम तो 1 घंटे का होता है, लेकिन क्योंकि आप अकेले हैं इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपने मुख्य बातें इस चैनल के माध्यम से रखी थी, और फिर हमें आपकी जरूरत पड़ेगी तो फिर हम आपको लेंगे सर, इसके लिए बिल्कुल मिलेंगे। ये कार्यक्रम ये होगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम यही पर समाप्त होता है। साथियों, इस कार्यक्रम को आप लाइक करिए, शेयर करिए और जन जन तक पहुंचाइए। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं, जो भाई जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उसको शेयर करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भिजवाइए। और साथ ही साथ जो है ना, इस चैनल का इतना प्रचार करिए, इस आज के इस वीडियो का इतना प्रचार करिए, ताकि हर पिछड़े वर्ग के उस साथी के पास ये आवाज पहुंच जाए, ताकि क्योंकि हमें हमारी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ हमें हर व्यक्ति को अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए और मुस्तैदी के साथ लड़ाई लड़ें। और AIBCA TV जो है लगातार इस तरह से इस मुहिम को साथ में लिए हुए हैं।